Hello students, this is video number 6 continuation, and the first topic in this video is AC when supplied to a LCR series circuit. LCR का मतलब हमारे पास एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे एंड AC इज सप्लाइड टू दिस पर्टिकुलर सर्किट. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बेटे कि रेजिस्टर को जब AC सप्लाई देंगे तो E एंड I आर इन सेम फेज. इंडक्टर को जब हम AC सप्लाई देंगे तो EMF लीड्स करंट बाय π/2. और हम जब कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को जब हम सप्लाई देते हैं AC तो EMF लैग्स का मतलब क्या होता है? पीछे रहना. लैग्स I बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2. सो इन्हीं चीज़ों को हमने अब यहाँ इकट्ठे इम्प्लीमेंट करना है. तो ये सारा हम अरेंजमेंट ले चुके हैं. हमने जो देना है AC करंट देना है, कितना देना है? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t. लेकिन वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट का करंट के साथ अलग अलग फेज रिलेशन है. कैसे? R के अक्रॉस तो ये सेम फेज में है, तो VR वोल्टेज अक्रॉस R. देखें आप, ये इसके अक्रॉस सीरीज में वोल्टेज क्या रहती है? अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग रहेगी. R के अक्रॉस VR, L के अक्रॉस VL और C के अक्रॉस क्या? VC. लेकिन सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम. इसलिए करंट की हमने इक्वेशन से स्टार्ट करना है. इक्वेशन नंबर 1. वोल्टेज देखें, रेजिस्टर में कितनी लेंगे? IR फॉर्मूला ही लगाना है. I0 इंटू R पीक वैल्यू ली है. मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस L कितनी होगी? I0 इंटू XL. डू यू रिमेंबर XL क्या होता था? दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर. क्योंकि वोल्टेज इसमें क्या करती है? अभी बताया था ना, वोल्टेज EMF करंट से π/2 फेज आगे चलता है. तो ये हमने लिखा ब्रैकेट में. नेक्स्ट C के अक्रॉस VC इज इक्वल टू I0 XC. XC फिर से इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है. और क्योंकि वोल्टेज कैपेसिटर में क्या करती है? लैग का मतलब पीछे रह जाना. किससे? करंट से. कितने फेज से? π/2 से. ध्यान से देखें बेटे, इसमें अगर मैंने AC सप्लाई किया मतलब अल्टरनेटिंग करंट, सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम. तो मैंने इसका वेक्टर I का, तीनों का क्या बनाया? सेम डायरेक्शन में. ये बना दिया हमने. क्या बनाया है? ये I. ठीक है, बहुत ध्यान से देखें. ये I बना दिया, ये भी I, क्योंकि तीनों के अक्रॉस करंट क्या रहेगा? सेम, सीरीज है. ध्यान से देखें, अब जो I है और जो वोल्टेज है VR, ये तो सेम फेज में चलेंगे तो सेम डायरेक्शन में आएगा. फेज डिफरेंस क्या है? 0. लेकिन अभी बात हुई थी इंडक्टर में, ये रहा EMF I से आगे चलता है π/2. देखो अब इस करंट से जो वोल्टेज VL होगी वो आगे चलेगी ना. किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में. ऐसे आगे चलेगी π/2. अब देखो कैपेसिटर में क्या बताया था कि ये EMF करंट से क्या करता है? पीछे चलता है, करंट से पीछे. ये रहा मेरा करंट का फेजर. अब करंट से पीछे इसको बनाएंगे तो यहाँ नीचे बनाना पड़ेगा. और ये कितना रहेगा? VC. और कितना पीछे चलेगा? π/2 मतलब 90 डिग्री. अगर मैं कलेक्टिवली इस फिगर की बात करूं तो मैं क्या कहूँगी कि वोल्टेज VL और C के अक्रॉस, अगर VL और VC में देखना है, देखो इससे ये VL ऊपर है, ये VC नीचे है, तो कितने का फेज डिफरेंस हुआ? ये रहा VL ऊपर है और VL क्या है? नीचे है. एक ही सर्किट में VL क्या है? नीचे. VC नीचे है, तो दोनों के बीच में इकट्ठा फेज डिफरेंस कितना आ गया? 180 डिग्री. यही चीज़ मेंशन की हुई है. देखें, वोल्टेज अक्रॉस L एंड C हैज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री. हैंस नेट रिएक्टिव वोल्टेज दैट इज VL माइनस VC. सपोज किया है अगर VL VC से बड़ा है, अदरवाइज VC माइनस VL भी हो सकता है. तो फेजर डायग्राम देखें कैसे बनाएंगे. एक्स एक्सिस में अभी हुआ था ना, देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करंट लिया था, तो सेम हमने फेजर यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया. ये रहा I0. ठीक है. अब हमने VRBC के अक्रॉस लेना है, क्योंकि रेजिस्टर में अगर VR और I क्या डायरेक्शन क्या था? सेम था. तो यानी फेजर में हमने इसकी डायरेक्शन I के अक्रॉस ही ले ली. लेकिन VL, देखो VL कहाँ था? देख रहे हो, ये रहा Y एक्सिस पे VL और Y एक्सिस नेगेटिव पे क्या था? VC. सपोज किया है ना VL VC से बड़ा है. चेक करो एरोज की लेंथ, VL का बड़ा है, VC का छोटा है. तो नेट वैल्यू बताओ VL माइनस VC कहाँ आएगी? ऊपर, क्योंकि ये बड़ा वेक्टर है, फिर ये छोटा वेक्टर है. इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ मैन्युअली ड्रॉ करके दिखाऊं, ध्यान से देखें, ये था मेरा करंट का फेजर I0. इसी के अलॉन्ग बेटे क्या था? VR. ये हमारा क्या था? VL. ठीक है. और VC क्या था? इससे छोटा था, ये था VC.
अब अगर मैं दोनों का नेट वैल्यू निकालूं VL माइनस VC, तो भाई यहाँ आएगा कहीं ये वेक्टर। अगर मैं इसको मेंशन करूं, व्हाट इज दिस, दिस इज VL माइनस VC। अब ये मेरा VR है, ये मेरा VL माइनस VC है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं लाई करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ लाई करेगा, रिप्रेजेंटेड बाय OK। एंड सपोज ये कितना एंगल बना रहे हैं इसके साथ, फाई। ठीक है, तो ये हमारा फेजर डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस आर्टिकल में हमारा आगे क्या टास्क रहेगा, हमें इस आर्टिकल में इस रिजल्टेंट OK की, कौन सा रिजल्टेंट, ये वाला जो रिजल्टेंट है OK, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, EMF के फेजर को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट फेजर को। सो हमने यहाँ पर E0 की वैल्यू निकालनी है, और सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, कौन से सर्किट में, LCR सर्किट में नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसको नया नाम देंगे इम्पिडेंस। तो हमने निकालना है रिजल्टेंट कौन सा, OK। तो हमने एक ट्राइंगल अज्यूम किया है यहाँ पे OAK, राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, OK स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AK स्क्वायर। बताएं OA क्या है, VR का स्क्वायर, AK क्या है, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। चेक इट आउट। OK निकालना था, तो OK को नेट रिजल्टेंट EMF फेजर से E0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमने V का वैल्यू IR की फॉर्म में ये लिखे थे ना, वैल्यू तीनों ये लिखी हुई थी, तीनों वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। तो VL का कितना है, I0 XL, VC का I0 XC, और हमने I0 कॉमन ले लिया, रूट से बाहर निकाला तो सिंगल पावर के साथ। अब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, उसको हम बोलेंगे इम्पिडेंस, और रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस यूनिट्स इसकी ओम ही होंगी। किसके बराबर होता है, V बाय I। तो V कौन सा, यहाँ E0 और I0 डिवीजन में चला जाएगा, तो Z इम्पिडेंस है, तो Z मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से I0 हट जाएगा मेमोराइजेशन के लिए, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सो जो अल्टरनेटिंग EMF है, अगर मैं बताऊं यहाँ से, देखो फर्स्ट इक्वेशन करंट की ली थी भाई, I0 साइन ओमेगा t, जो हमने ये अल्टरनेटिंग करंट दिया है, और EMF का जो रिजल्टेंट फेजर आया वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो हम इसकी इक्वेशन EMF की कैसे लिखेंगे, दिस इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। बोले क्यों, क्योंकि ये जो OK जो EMF को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट से कितना फेज आगे चल रहा है, फाई। ओमेगा t तो दोनों में है ना, देखो ओमेगा t इसमें भी है, ओमेगा t इसमें, कितने फेज आगे है, फाई। अब आगे केसेस जो ध्यान से देखने हैं आपको, वो ये देखने हैं कि इसमें जो ये XL माइनस XC है, इसका नाम क्या होता है, रिएक्टेंस। नाम ध्यान रखेंगे आप, रिएक्टेंस। तो फेज डिफरेंस अगर हम निकालें, टेंजेंट फाई, ये जो फाई है, दिस इज नोन एज नाउ द फेज डिफरेंस बिटवीन, बोले, करंट एंड EMF इन अ सीरीज LCR सर्किट। तो टेंजेंट फाई निकाला हमने, ये इस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है, OAK, उसी फिगर से हमने स्क्वीज किया है ये वाले से, इसको हम इम्पिडेंस ट्राइंगल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इम्पिडेंस। Z जो है हम इम्पिडेंस निकाल सकते हैं। यहाँ Z बेटा जो OK था वो EMF को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ध्यान है E0 बाय I0 किसके बराबर था, Z के बराबर। तो इसको हमने Z से रिप्रेजेंट किया। फिर ये AK क्या था, यहाँ तो था VL माइनस VC, लेकिन ये वाली परपेंडिकुलर आर्म किसको रिप्रेजेंट करिए, XL माइनस XC, और OA क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम टेंजेंट फाई निकाल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस XL माइनस XC अपॉन R, VL की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉस फाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी बात करेंगे, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, आगे आएगा ये। कॉस फाई किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन सी है, R अपॉन Z। टेंजेंट फाई का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सर्किट के बारे में बताएगा। क्यों निकाला है यहाँ से सिर्फ टेंजेंट और कॉस फाई, साइन क्यों नहीं निकाला, टेंजेंट इसलिए निकाला क्योंकि ये हमें सर्किट के बारे में बताएगा। अभी बात करते हैं कैसे बताएगा। और कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि ये थ्योरेटिकल है और इस पे से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। हमारे पास अब 3 पॉसिबल केसेस बने। क्या क्या बनेंगे, पहला है अगर इस इक्वेशन में XL और XC क्या है, सेम है। अगर XL और XC क्या है, सेम है, देन आपका फाई क्या हो जाएगा, 0। चेक इट आउट, XL माइनस XC क्या हो गया अगर 0, ये रहा XL माइनस XC अगर 0 सेम हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर फाई का वैल्यू 0 है, इसका मतलब बताएं इस फिगर से
देखें फाई जीरो होने का मतलब ये वाला ओके वेक्टर इसी डायरेक्शन में आएगा, मतलब ईएमएफ और करंट क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। इसका मतलब है तो ये एलसीआर सर्किट ही, लेकिन इस सर्किट को हम कैसा सर्किट नाम देंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्यों? क्योंकि ध्यान है वोल्टेज और करंट सेम फेज में कैसे कौन सी सर्किट में होते थे, सिर्फ रेजिस्टेंस में होते थे। इसका एक और नाम है नॉन इंडक्टिव सर्किट। सेकेंड केस, अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो टेंजेंट फाई पॉजिटिव होगा, और अगर टेंजेंट फाई पॉजिटिव है तो फाई भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फाई है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब वोल्टेज बोलो करंट को लीड कर रही है, जो नेट रिजल्टेंट वोल्टेज है आई को क्या कर रही है, लीड। बताओ वोल्टेज